आयुर्वेद एक तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें हम लोगों की रुचि शुरू से ही रहती है, क्योंकि ये यदि इसको हम लोग समझें तो यहाँ पे ऐसा है कि जिसे जीवन लंबा चाहिए, वो आयुर्वेद को फ़ॉलो करता है। जानने या अनजाने में, कई बार सही तरीके से और कई बार अलग-अलग तरीकों से जहाँ पे उसे हेल्प मिलती भी है और नहीं भी मिलती है। मेरी जर्नी ये स्टार्ट हुई 2010 में। 2010 के आस-पास में जब मैं अभी आयुर्वेद को उतने से समझा नहीं था। मैंने एक केस देखा एक आयुर्वेद के सामान्य चिकित्सक के द्वारा मॉडर्न का ऐसा केस जो कि रेफर कर दिया गया था और वो केस था आयुर्वेद के रक्त पित्त का। उसमें पेशेंट के त्वचाएँ फट के और ब्लीडिंग हो रहे थे। पेशेंट हमारे यहाँ सिवान से रेफर कर दिया गया था गोरखपुर के लिए और वहाँ एक सामान्य से दिखने वाले वैद्य जो कि उस पेशेंट के लिए ज़बरदस्त रिज़ल्ट दे गए और उन्होंने अपनी सद्भाव घृत और कुछ मेडिसिन्स के सहारे पेशेंट को सेटल भी किया, ठीक भी किया। तो इसे देखकर मैं सोचा कि यार जिस आयुर्वेद को मैं बहुत मतलब सामान्य समझता था, इतना विशेष नहीं समझता था, उसमें इतने अच्छे रिज़ल्ट हैं और ये इमरजेंसी को हैंडल कर दिए। तो जब इस तरह के केसेस को मैंने देखा तो मेरी रुचि बहुत अच्छी हो गई आयुर्वेद के प्रति। और उसके बाद धीरे-धीरे करके आयुर्वेद के जो ग्रंथ थे, जिसको कि शुरू में तो एज़ अ सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं, फिर धीरे-धीरे इसे जीवन बनाने के लिए पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया। हम थे और हमारे कुछ मित्र 1-2 लोग जो आयुर्वेद के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड थे। हम लोगों ने मिल के इसको स्टार्ट किया और फिर आपस में विचार-विमर्श करके जो भी हम लोगों को अनुभव निकला, उसका अपने जानने वालों की छोटी-छोटी प्रॉब्लम को पहले ठीक करना शुरू किया और जब वो ठीक होने लगा तो हम लोगों का भी विश्वास बढ़ा इस शास्त्र के प्रति और जो हमारे समाज में लोग हैं, जो आयुर्वेद को सिर्फ़ पेट साफ करने का चूर्ण समझ रखे हैं, उन तरह के भी लोगों का विश्वास बढ़ा कि नहीं आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से बड़ी बीमारियाँ भी ठीक होती हैं और इस तरह की जो समस्याएँ हैं, जो कि बड़ी बीमारियों को कॉज़ कर सकते हैं, वो भी रिज़ॉल्व हो जाती हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद का हम लोग का काम शुरू हुआ और धीरे-धीरे करके मृत्युंजय आयुर्वेद की स्थापना हुई और समाज में सच्चे आयुर्वेद और अच्छे आयुर्वेद पे जो कि मूल रूप है आयुर्वेद का, जो शास्त्रोक्त है, उसको हम लोग रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में लोग धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं। तो अब हम लोग जैसे आयुर्वेद के बारे में एक मिथ है कि आयुर्वेद धीरे-धीरे काम करता है, काफ़ी लंबे समय दवाइयाँ लेने के बाद काम करता है। यदि इस तरह का जो ये भ्रांति है और जब हम लोग एडमिशन लिए थे और आयुर्वेद की क्लासेस ले रहे थे, तो उस समय हम लोगों के कुछ टीचर्स बता रहे थे कि आयुर्वेद दवाइयाँ धीरे-धीरे काम करती है, ये डेक्सोना थोड़ी ना है। इस तरह के लोग बताने वाले थे। लेकिन जब वाग्भट हम लोग पढ़ने लगे और वहाँ पे हम लोगों को मिला कि एकदम आगम सिद्ध ये आगम से ही सिद्ध है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है। मंत्र के समान इसका मतलब हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए और इसका रिज़ल्ट आना ही आना है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। जब इस तरह के गट्स के साथ लिखा हुआ आचार्य का श्लोक मिला, तो हम लोगों ने सोचा कि यार ये तो मतलब बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें विचार नहीं करना है, जो इन्होंने बता दिया है, जो सिद्धांत बताया उसको एक बार हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। और सबसे अच्छा एप्लीकेशन तब हुआ जब दृढ़ता बनी हम लोगों की, जब 2013 के आस-पास में हम लोगों के पूरे इलाके में ज़बरदस्त तरीके से रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन फैला। तीनिया का एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि मतलब कॉलोनी के कॉलोनी, गाँव के गाँव उसमें इन्वॉल्व होने लगे और सबके बॉडी में एज़ोल ग्रुप की सारी मेडिसिन रेसिस्ट कर गई। फ्लुकोनाज़ोल, इट्राकोनाज़ोल, टर्बिनाफिन, लूलिकोनाज़ोल मतलब बहुत सी दवाइयाँ जो भी मॉडर्न में चलती हैं, वो पेशेंट लंबे-लंबे समय तक लेने के बाद, ओवरडोज़ लेने के बाद भी जब नहीं ठीक होने लगे, तो फिर वैसे कंडीशन में जब हम लोगों की छुट्टियाँ हुई और छुट्टियों में हम लोग घर आए और जब गाँव के गाँव इस समस्या के सफ़र थे, फिर हम लोगों ने आपस में बात किया कि यार ये क्या किया जाए, किस तरह से इसको ठीक किया जाए, आयुर्वेद में इसके लिए क्या देंगे? अच्छा आयुर्वेद में जो कुछ ऐसी मेडिसिन है जो काफ़ी प्रचलित है, जैसे गंधक रसायन है, खदिरारिष्ट है, तो इन सबों का पेशेंट प्रयोग कर रहा है मंजिष्ठारिष्ट, आरोग्यवर्धिनी बटी और फिर भी रिज़ल्ट नहीं है। तो वैसे कंडीशन में फिर हम लोगों ने सोचने लगा कि आयुर्वेद में ऐसा क्या किया जाए, कौन-सी मेडिसिन्स है और कुछ लोग इसको फिर उस समय बताने लगे कि ये महाकुष्ठ है, तो ये नहीं ठीक होता है, लेकिन उपचार तो देना है, पेशेंट को ठीक तो करना है, क्योंकि ये जो शास्त्र हमारा है, ये प्रत्यक्ष फल देने वाला है। तो कोई 3 महीना आरोग्यवर्धिनी बटी खा लिया, गंधक रसायन खा लिया और नहीं ठीक हो रहा है, तो मतलब कहीं न कहीं हमारा डायग्नोसिस गलत है क्योंकि मेडिसिन तो ठीक है, मेडिसिन्स में कोई शंका नहीं है।
तो फिर वैसे कंडीशन जब हम लोगों के पास आए और जो समस्याएँ दिखी, उसमें खुद हमारे कॉलेजेस में हमारे जो कलीग्स थे, हमारे जो मित्र थे, जूनियर्स थे, सब परेशान थे। तो हम लोगों ने इसका मेडिसिन्स खोजना शुरू किया और फिर चक्रमर्द मिला, चक्रमर्द का फिर हम लोगों ने छार बनाया और छार का फिर हम लोगों ने नारियल तेल के साथ प्रयोग कराया और 2 दिन के अंदर उसमें ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखने को मिला। इम्प्रूवमेंट इतना अच्छा था कि मतलब जो भी देखा वो एक बार दंग रह गया, क्या आयुर्वेद से इतना अच्छा। और हम लोग के जीवन में भी वो पहली बार इतना मतलब इतना खुशी की पेशेंट फिर हम लोगों ने कैंप जैसा कर दिया। गाँव में आए तो गाँव में सबको हम लोगों ने उसको बना-बना करके देना शुरू किया, सबने लगाया और बड़ी संख्या में लोग ठीक हुए। और इस तरह से हम लोग का विश्वास एकदम से दृढ़ हो गया। उसके बाद से हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण यदि किसी ने मुझे आयुर्वेद के प्रति वाक़ई या पंचकर्म के प्रति किसी ने मेरा रुझान या मेरी इच्छा को यदि कम मतलब मेरा माध्यम बने, सोपान बने, वैसे जो गुरुजी हैं हमारे, प्रवीण सर और नाना जी सर, तो उनके पास जब मैं पहुँचा, एक हमारे सर थे, उन्होंने ही बताया कि एक सर हैं जो महाराष्ट्र में ढूले में पंचकर्म सिखाते हैं, आप वहाँ जाओ। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने बेसिक जो भी काम है पंचकर्म का, बस्ती देना, खुद अपने पे हम लोगों ने वमन कराया, हमारा एक फ्रेंड था उन्होंने विरेचन लिया। इस तरह से हम लोगों ने खुद पे करके पंचकर्म पहले देखा, क्योंकि हमारे यहाँ पंचकर्म का कोई कल्चर नहीं है, कोई पंचकर्म नहीं कराता और यदि क्लासेस चलते भी हैं, तो ये सिखाया जाता है कि पंचकर्म करने से क्या हानि होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये मतलब नहीं बताया जाता। और ये चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे कि बस्ती के व्यापक क्या हैं, बस्ती यंत्र के व्यापक क्या हैं, वमन के व्यापक क्या हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद समझ में आया कि अरे! यदि वमन के व्यापक होते हैं तो फिर मैनेज करो, विरेचन के व्यापक होते हैं तो मैनेज करो, वो भी तो शास्त्र में निर्देश है। और हर पेशेंट का तो व्यापक आता नहीं। यदि आप सही से यदि शास्त्र के हिसाब से फ़ॉलो करते हो तो व्यापक नहीं आएगा। यदि कुछ होता है प्रज्ञापराध हो गया, कुछ गलतियाँ हो गई और यदि व्यापक आ गया तो किस तरह से मैनेज करेंगे, इसके बारे में भी वहाँ पे हम लोगों के पास चर्चा है। और हम लोग के वहाँ पे जब हम महाराष्ट्र में सीख रहे थे, तो एक मैम थी जिनका कि व्यापक आ भी गया, वमन का व्यापक आ गया और इतना सीवियर व्यापक था कि त्वचाओं के ऊपर पूरा लालिमा आ गया, नेत्रों में काफ़ी रेडनेस आ गया और कई सारी समस्याएँ उन लोगों को आ गई। फिर धीरे-धीरे सर ने ट्रीटमेंट किया और वो रिज़ॉल्व हुआ। तो इस तरह से जो पंचकर्म की समस्याएँ पंचकर्म में समस्याएँ और फिर पंचकर्म का रिज़ल्ट, दोनों चीज़ें देखकर हम लोग मतलब काफ़ी प्रभावित हुए हैं। हम थे और हमारे एक मित्र थे रामशंकर पांडे और हम दोनों ने निर्णय किया कि अब भाई ये जो जीवन है हम लोगों का अब आयुर्वेद को दे देना है। अब अच्छा खाए लो, बुरा खाए लो या स्टेबल हो आयुर्वेद, आयुर्वेद जैसे वो रखे बस इसके लिए डेडिकेटेड रहना है। उसके बाद हम लोगों ने हम और हमारे जो फ्रेंड थे, दोनों लोग बनारस पहुँचे और 10 महाकषाय सॉरी जो 50 महाकषाय चरक के हैं, इसके जो औषधियाँ हैं, उसका हमने लिस्ट बनाया और वहाँ से जाकर के हम लोग परचेज़ किए। हालाँकि उसमें कई समस्याएँ आईं, कई बार दुकानदार ने हम लोगों को गलत औषधियाँ दे दी, कई मेडिसिन्स का हम लोग आज तक यूज़ नहीं कर पाए। इस तरह से था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को आप लोगों के सामने लाया जाए कि यदि कोई ऐसी जगह से बिलॉन्ग कर रहा है, जहाँ पे कोई वाक़ई पंचकर्म जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, अच्छी या वो करना चाह रहा है और वहाँ उपलब्धता नहीं हो रही है, तो वो बेसिक लेवल पे कैसे करे? बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, छोटा क्लिनिक हो या घर का पहला वैद्य हो, उसके पास सजेस्ट करने वाले कोई अच्छे गुरु उपलब्ध ना हो, तो वैसे कंडीशंस में पेशेंट शास्त्रों के उपनिषद में उनके समीप बैठ कर कैसे सीखे और कैसे अप्लाई करे और मॉडर्न में जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हैं, उसमें आयुर्वेद से कैसे शानदार और ज़बरदस्त रिज़ल्ट दे करके आयुर्वेद को फिर से भाषित कर दे समाज में। तो इस तरह से हम लोगों ने इस काम को शुरू किया और फिर मृत्युंजय आयुर्वेद बना और धीरे-धीरे करके अपने यहाँ आयुर्वेद को हम लोगों ने प्रमोट करना शुरू किया और फिर अच्छे रिज़ल्ट्स भी हम लोग दिए। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, उसमें हम लोग बात जी करेंगे सर। ओपीडी में अब पंचकर्म हम लोग किस तरह से करेंगे। ये हम लोगों ने टॉपिक आज सेलेक्ट किया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि आयुर्वेद में जो इसको बताया गया भागवत में कि इदम आगम सिद्धत्वा, तो ये आगम है। अब आगम क्यों है और आगम क्या है? तो यदि आप आगम ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, तो जहाँ देखेंगे कि शिव-पार्वती संवाद शैली में लिखी हुई ग्रंथ है। यानी मतलब शिव का स्वरूप होता है कल्याण स्वरूप, यानी ये कल्याण करने वाली और किसके द्वारा? प्रकृति के साथ। पुरुष प्रकृति का संजोग
या यूं कहें कि कल्याण करने वाली प्रकृति के साथ जिसका सामंजस्य है, या जिसके द्वारा ये अवतार लिया हुआ है या आया हुआ है या एक विकास यात्रा किया हुआ है, वो आपका आगम है। तो ये आगम और प्रत्यक्ष फल देने वाला है। तो अब हम लोग इस मैटर पे क्योंकि आयुर्वेद क्या है ये सभी आप लोग जानते हैं, और हम लोग सीधे अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, टॉपिक हम लोगों का है कि सबसे पहले कोई पेशेंट यदि आपके पास आया, तो कभी आपको उससे प्रश्न नहीं पूछना है कि आपको क्या-क्या तकलीफ है, और वो भी क्वेश्चनेबल यस या नो में आंसर देने वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछने हैं। पेशेंट से नाम पूछिए, एड्रेस पूछिए, उनसे उनकी समस्या पूछिए। हमेशा पूछिए कि आपको क्या तकलीफ है, और फिर आराम से आप बैठ जाइए, उसे बोलने दीजिए। यदि वो अपना जब अच्छे से सारे कंप्लेन को बोल रहा हो, उसके भाव, उसके बैठने का तरीका, उठने का तरीका, यदि ये चीजें आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ आप लगभग 70% डायग्नोसिस आपकी यहीं तैयार हो जाएगी कि इस पेशेंट में कौन-सा दोष इस समय ज़्यादा विकृत है। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ, एक पेशेंट आपके केबिन में एंट्री किया और दरवाजा उसने खोला, तेजी से आया, बैठा, स्माइल किया और फिर आपसे बात करना शुरू किया कि सर मेरे कमर में दर्द है, और फिर वो इस बात को लेकर के आपके सामने काफ़ी समस्याएँ अपनी बता दी। लेकिन यहाँ आप उस पेशेंट के बैठने, उठने, चलने में देख रहे हैं कि दर्द के लक्षण बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यदि दर्द होगा तो बाधा होगी, क्योंकि वात गति कराता है, तो वात या तो उसके बॉडी में ज़्यादा वात भी नहीं दिख रहा है, यानी ओवर मूवमेंट नहीं दिख रहा है, और कम मूवमेंट भी नहीं दिख रहा है, लेकिन कंप्लेन ज़्यादा है, तो हो सकता है वो पेशेंट वात टेम्परामेंट वाला हो। एक पेशेंट और एंट्री करता है, जो धीरे से कमर पे हाथ रख के आता है, चेहरे पे दुःख के भाव लिए हुए आहिस्ते से आपके कुर्सी पे बैठता है, और फिर वो बोलता है कि डॉक्टर साहब कमर में दर्द है। अब ये 2 पेशेंट जो आपके पास आए हैं, पहला जो कि हँसते हुए आप स्माइल करते हुए आपके पास बैठा, और दूसरा पेशेंट जो आपके पास बैठे हैं, वो अ, दुःख भरे अपने स्वरूप को लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये दोनों जो पेशेंट आपके पास आए हैं, और दोनों में जिसके पास चेहरे का भाव अच्छा है, हँस रहा है, हँसते हुए बैठा और बड़ी कंप्लेन को अपने कह रहा है, तो वहाँ एक बार सोचना है कि हो सकता है कि बात प्रकृति का हो। तो एक ये। दूसरा, जब पेशेंट अपना कंप्लेन दे रहा है, उसे आप उसकी भाषा में ब्रीफली नोट कर लीजिए। आयुर्वेद के लिए बहुत ज़रूरी है। वो जो-जो बोला, क्योंकि यदि आप उसी क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ वो पेशेंट है, और वहीं के आप यदि रहने वाले हैं, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको रहेगी। आप नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि पेशेंट की थोड़ी-सी तारीफ़ करके कि अच्छा आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप बहुत मेहनत करती हैं, जैसा भी उसका अपना बात करने का तरीका रहा, और फिर उससे दिनचर्या पूछिए। तारीफ़ इसलिए ज़रूरी है कि यदि आप उसके बारे में अच्छे से आपने उसको नहीं बताया, तो वो अपनी दिनचर्या खुल के नहीं बताएगी। तो उससे आप दिनचर्या पूछ लीजिए, प्रॉपर तरीके से वो बताएगी। जैसे पेशेंट बताएगा सुबह उठ के मैं 4 ग्लास पानी पीती हूँ, नींबू पानी पीती हूँ, या गुनगुना पानी में मैं शहद मिला के पीती हूँ। उसके बाद फ्रेश होने जाता हूँ या जाती हूँ। अपना उसे सारा कंप्लेन दी, आप उसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब क्या है कि देखिए कि उसका जो बॉडी जो समस्या लेकर के उसने आया है वो, और जो दिनचर्या है वो, दोनों में समानता है या विरोध है? यदि वहाँ विरोध आपको दिख रहा है, यार ये पेशेंट तो सारे कफ के हेतु सेवन कर रहे हैं, आलस से पूर्ण जी रहा है, सुबह उठता है, कोई वर्कआउट नहीं करता है, अपना रेस्ट मोड में ज़्यादा रहता है, वर्कआउट इसका नहीं है, कोई भी तरह का श्रम नहीं है, वर्क व्यायाम नहीं है, या कफ के हेतु खाने-पीने में है, और प्रॉब्लम लेकर बात आया है, तो वहाँ इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि ज़्यादा चांस है कि कफ के द्वारा वो डिज़ीज़ कॉज़ किया गया हो, वहाँ पे आवरण आवृत का कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है, वो ये है कि दिनचर्या को ठीक करना, और दिनचर्या में जो दोष आपके पास फाइंडिंग आया है, वात, पित्त, कफ में से, पहले उसे ट्रीट कर देना है। उसके बाद सेकेंडरी स्टेप में हम लोग को जाना है। इससे क्या होगा कि पहले तो हेतु बंद कर देंगे। भाई देखिए आप ये गलतियाँ कर रही हैं। अब गलती जब बंद हो गया और उसका उन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया, तो लगभग 7 दिन के अंदर में वो सारी समस्याएँ जो दिनचर्या के द्वारा हुई जाती हैं, कम हो जाती हैं। और जब वो कम होगा, तो जो कॉम्प्लिकेशन थे उनके, वो भी धीरे-धीरे करके कम होने लगते हैं। ठीक है? तो ये 2 विषय रहा। पहला कि पेशेंट का पहले कंप्लीट बोल लेने दीजिए। जैसे एक चीज़ और कि पेशेंट का जब कोई प्रश्न आप पूछ रहे हैं, तो यस या नो में आंसर नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जैसे आपका लैट्रिन कैसा होता है? ये सजेशन हुआ। अब वो बताएगा कि ढीला होता है, बंधा हुआ होता है, टाइट होता है, काला होता है, पीला होता है, नहीं।
करता है, वो अपनी बातें बताएंगे, आप उससे सुन लीजिए। यदि आपने पूछा कि लेटरिन आपका टाइट होता है, वो बोलेगी कि हाँ या नहीं, तो यहाँ आपके दोषेस क्लियर नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमेशा सजेस्टिव क्वेश्चंस पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपकी हो गई। अब इसके बाद तीसरा स्टेप रखना है पंचकर्म में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीमारी कहाँ हुई। जैसे पेशेंट को यदि बीमारी हो रही है ये चेस्ट रीजन में है, या जहाँ पे कफ के स्थान है, कफ के स्थान की बीमारियां यदि हैं, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि यदि हम कफ के मीडियम मतलब के रास्ते यदि हम निकालते हैं, यानी वमन करा के हम दवाओं को निकालते हैं, तो फिर वहां पे हम लोगों को ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। फिर यदि पित्त जैसे आपका नाभि के पास या ग्रहणी के पास यदि कोई विकृति आ रही है, चाहे वहां पे वात की प्रोमिनेंसी क्यों ना दिख रही है ज्यादा, मृदु वात ऐसा दवा जो वात की वृद्धि ना करता हो लेकिन विरेचन करता है, इस क्रम को हम अपना लेते हैं, तो वहां पे हमारे वो दोष भी डिजॉल्व हो जाते हैं। और बस्ती में भी यही करना है, यानी रूट देख लेना है कि जो बीमारी हुई है वो उसके सबसे नजदीकी रूट क्या है। यदि यानी बस्ती का थ्रू निकालने वाला है तो बस्ती दे देंगे, विरेचन का थ्रू निकालना है तो विरेचन दे देंगे, और यदि ऊपर के रीजन में है तो वमन के द्वारा निकाल लेंगे। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ कि यदि पेशेंट आपके पास कभी आई जो स्तन में गांठ लेकर के आई कंप्लेन, डॉक्टर साहब मेरे स्तन में गांठ हो गया, और इसका यदि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब देखिए कि जो स्तन है वो रस धातु है। अब रस धातु का वहां पे प्रोमिनेंसी है, तो ये कफ का स्थान है, स्थान भी कफ का, रस धातु का उपधातु है, तो इसलिए यहाँ पे कफ की विकृति मैक्सिमम होगी। और इस केस में यदि आप उसको एक सख्त वमन देते हैं, और फिर आप यदि कोई दवा नहीं भी दे रहे हैं, तो 2 से 3 वमन कराने के बाद, ऋतु संशोधन के बाद वो डिजॉल्व होते हुए कई बार देखा गया है। कई बार तो ऐसा होगा पेशेंट वमन लेने के बाद यदि आगे ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो भी वो कुछ समय के बाद धीरे-धीरे करके देखा गया कि वो डिजॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि बीमारी होने का एकमात्र कारण क्या है? दोषों की विषमता। तो दोषों की विषमता में यहाँ यदि हम दोष को ठीक कर लें, तो विषमता खत्म हो जाएगी। विषमता खत्म होगी तो आरोग्यता हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पहले केस टेकिंग, फिर दिनचर्या, और फिर जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसके नजदीकी रूट क्या है, वहां से हम लोगों को निकालना है दोस्तों को, ठीक है। ये 3 स्टेप बेसिक पंचकर्म जो आप सामान्य ओपीडी में करना चाह रहे हैं उसके लिए है। दूसरा कि यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है कंप्लीट पंचकर्म करने की, या कंप्लीट स्नेहान स्वेदन सब करने की आपके पास यदि सेटअप बढ़िया नहीं है, तो आप लघु संशोधन से काम चलाइए। लघु संशोधन क्या है कि यदि आपका कफ है और आपने एक सामान्य सा स्नेहपान दिया, उसके बाद स्वेदन हल्का सा तो करने के लिए बोला, और उसके बाद आपने एक दिया उसको वमन, यदि वो वमन लेता है और शाखागत यदि मानिए कि दोष कंप्लीटली नहीं निकला, तो कोष्ठ शुद्धि तो होगी, और जब कोष्ठ शुद्धि हो गई वहां से, तो कफ वापस से शाखा से कोष्ठ में आते हैं धीरे धीरे करके, फिर वापस 15 दिन के बाद या जरूरत के अनुसार आप दोबारा रिपीट कर लीजिए, तीसरी बार रिपीट कर लीजिए, ठीक है। तो 2 से 3 बार यदि आप मृदु कुंडल क्रिया करवा दिए या नींबू पानी डाल के उसको वमन करने के लिए आप सजेस्ट करते हैं, तो भी वहां आपको डिजायरेबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद समन औषधि तो आपको देना ही है, क्योंकि आप ओपीडी में काम कर रहे हैं, पंचकर्म सेंटर आपका नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो मैं प्रैक्टिस में अभी तक मैं कर रहा हूँ, और कुछ खास तरह के हमने केसेस का मैंने डाटा तैयार किया कि उसमें किस तरह से हम बेसिक पंचकर्म करें, उसका मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है, और फिर जो आपकी क्वेरी होगी आप मुझसे एक बार फाइनली लास्ट में पूछ लीजिए, ठीक है। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि आज के सेशन में सबसे ज्यादा जो आप ओपीडी करिएगा, तो आपके पास जो पेशेंट आएंगे वो डाइजेशन से संबंधित या मेटाबॉलिज्म से संबंधित केसेस लेकर के आएंगे। तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो खाने का तरीका पूछ लीजिए कि भैया आप खाने में क्या खाते हो। यदि वो खाने में अपना बता रहे हैं कि गुरु है, स्निग्ध है, मंद है, मतलब जो भी खाना उसने बताया वो तो ठीक है, आप वहां पे आप जानते हो उस खाने के जो स्वरूप है वो गुरु है कि स्निग्ध है कि पिच्छिल है क्या है। तो इस तरह का यदि आपके पास एक फ्रेमिंग आ रही है, तो उसमें से आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं और करना चाहिए। तो यदि कोई पेशेंट खाना खाने के लिए पूछे डॉक्टर साहब खाना हम किस तरह से लें, तो यदि उसके में वीक डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन या इस तरह की कोई भी समस्या है या दिख रही है, जो कि ज्यादातर दिख रही है आज के डेट में, तो वहां पर आपको बताना है पेशेंट को कि कटु, लवण और अम्ल रस ये आपको भोजन के पहले लेना है। माने यदि खाना आप स्टार्ट करें तो पहले कटु रस,
फिर लवण रस, अम्ल रस का सेवन कीजिए, फिर अपना आहार लीजिए और फिर भोजन के अंत में जो आपका है मधुर रस, यदि इस तरह का वो प्रकल्प अपना रहा है तो वहां पे उसको फायदा होगा। यानी कटु अम्ल लवण भोजन के पूर्व दें, मधुर आदि जो चीजें हैं यदि ये भोजन के प्रारंभ में पेशेंट लेता है तो उसके इसमें विश्राम देखने को मिलता है, गैस की समस्या है उसको ज्यादा। और यदि अग्नि ठीक है, मंदाग्नि का पेशेंट नहीं है, तो उसे आपको सजेस्ट करना है। यदि आपके पास बहुत कसरत करने वाला, बहुत श्रम करने वाला आदमी है, तो बताना है कि भोजन के पूर्व में गुरु स्निग्ध, मधुर, पिच्छिल और स्थिर इस तरह का द्रव्य आपको पहले लेना है। जैसे भोजनांते मधुरम कुछ जगहों पे कह दिया जाता है कि खाना खाने के बाद स्वीट्स खा लीजिए। तो यहाँ यदि वो बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाला है तो पहले दीजिए, स्वीट्स खाना है तो पहले खाएं। और बहुत सारे समाज के ऐसे भी वर्ग है जहाँ पे पहले भोजन का पहला ग्रास जो है वो मीठा ही लिया जाता है, ठीक है। तो पहले मीठा, फिर भोजन के मध्य में क्या देना है तो अम्ल और लवण रस, और फिर भोजन के अंत में क्या देना है तो वहां पे है लघु, कटु, रुक्ष इस तरह का देना है, ठीक है। तो ये हो गया सामान्य में। और मंदाग्नि वाला यदि पेशेंट मिलता है तो वहां पे कटु, लवण और अम्ल रस को हम लोग पहले देते हैं, ठीक है। जैसे हिंगवाष्टक है तो उसमें भी यही क्रम आता है, इसलिए प्रथम ग्रास बता देते हैं। या कई बार क्या होता है कि पेशेंट लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन का सफर है, तो वहां पर हम लोगों को इस पेशेंट को भोजन के पूर्व में ही औषधि घृत के साथ या फिर भास्कर चूर्ण घी के साथ आप वहां पे दीजिए और आपको वहां पे फर्क है, ठीक है। दूसरा है कि धातुओं, चूंकि जो 7 धातुएं हैं इनका मल है, तो उन मलों का एक बार आपको क्लिनिक में देख लेना है। यदि वो मल वहां पे ठीक है तो धातु भी वहां पे ज्यादातर चांसेस है ठीक रहता है। यानी पेशेंट का रस का मल कफ हो गया, रक्त जो है उसका पित्त हो गया, मांस का जो है नासिका के छिद्र के जो अपशिष्ट थे इन सभी एरियाओं में जो अपशिष्ट मिलते हैं वो हो गए, पसीना स्वेद हो गया मेद का, तो इसको यहाँ से हम लोगों को देख लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पंचकर्म का अप्लाइड, ठीक है। बेसिक अभी तक हो गया। देखिए सबसे पहले अब आज के डेट में सबसे कॉमन जो केस मिल रहा है हम लोगों के पास देखने के लिए वो है एलर्जी। और एलर्जी में भी खास करके यदि स्किन एलर्जी आपके पास आ रहा है केस, तो उसमें हम लोगों को जो क्रम अपनाना है आयुर्वेद में, उसके लिए है कि पेशेंट को सजेस्ट करना है कि पहले उसके कुंजल क्रिया या कोष्ठ शुद्धि, और यदि नहीं हो पा रहा है तो दही, चावल और मिश्री मिला करके उसे खिला दीजिए, और खिलाने के बाद अगले दिन उसको वमन करा दीजिए। तो इस तरह से वमन यदि करता है तो एक रात में ही काफी अच्छा स्नेहन हो जाता है उसका, और वमन होने पर उसे काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर उसको सजेस्ट करना है कि देखिए आपको एक इंटरमीडिएट फास्टिंग लेना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग हम इसलिए बोल रहे हैं कि लंघन में कोई तो समझते हैं कंप्लीट खाना बंद करना है, कंप्लीट खाना मत बंद कीजिए। उसका पेशेंट को समझाइए कि आप 16 घंटा खाना बंद कीजिए और आप 8 घंटे का विंडो में आप हल्का खाना जो लघु हो, सुपाच्य हो, और फिर जिस तरह का एलर्जी है, श्वास रोग संबंधी एलर्जी है, दशमूल सिद्ध औषधि का बना हुआ भोजन उनको देने के लिए बोलिए। या फिर यदि उनको मानिए कि एलर्जी है त्वचागत, तो वहां पे ऐसा औषधि देना आरोग्य इत्यादि का सिद्ध किया हुआ जो कि माइल्ड लैक्सेटिव हो। तो वहां जो वो विंडो तैयार होता है 8 घंटे का, उसमें उस दोष का शमन करने वाला यदि हम लोग प्रकल्प या यवागु या कोई भी कल्पना या फिर नॉर्मल आहार में भी यदि उस तरह की व्यवस्था कर देते हैं, तो इसमें 3 से 4 दिन में बहुत अच्छा उपसे, और जो बार बार रिपीट हो रहा था ना ये क्रम कम हो जाता है। वरना आपके पास लंबे समय से मोन्टोलिकास्ट या कोई इस तरह की दवाइयां एंटी हिस्टामिनिक पेशेंट लेकर के आता हुआ यदि मिला है और वो मेडिसिन छोड़ना चाह रहा है, और वहां पे क्लियर डायग्नोसिस ये है कि एलर्जी ही है, दूध से एलर्जी है, दूध से एलर्जी है, उसमें ये क्रम जरूर अपनाइए, इससे आपको बहुत सा फायदा मिलेगा। फर्स्ट वमन, उसके बाद से लंघन, लंघन के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग रखिए या लघु आहार कल्पना कोई भी आप उसको दे सकते हैं। लेकिन उस जो भी दोष की वहां पे प्रोमिनेंसी दिख रही है उसको समन करने वाली औषधि के से सिद्ध किया हुआ या ऐसा अनाज को सिलेक्ट कर लीजिए जो कि उन दोषों को शांत करता हो। और इसके बाद से ध्यान रखना कि यदि बहुत ज्यादा एलर्जी है तो 2 दिन तक उसे लाझा पर रख दीजिए। यानी धान का जो लवा होता है उसको खाने के लिए 2 दिन का बोल दीजिए, 2 दिन तक आप उसको ही उबाल के खाइए, दूध में पका के खाइए, इस तरह से उनको बोल दीजिएगा तो एलर्जी का एपिसोड बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो पहला ये रहा। दूसरा एक कंडीशन है कि यदि आपके पास पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको बोन का डिजेनरेशन दिख रहा है, और जो कि काफी कॉमन है आज के डेट में कि L1, L2, L3 सब में दिक्कतें आती हैं,
और बहुत सीवियर पेन लेकर के आ रहा है, कई बार सर्जरी सजेस्ट होने के बाद लोग सेकंड ओपिनियन के लिए आयुर्वेद में आते हैं, चलो देख लें सर्जरी के पहले क्या कुछ आयुर्वेद में हो सकता है। यदि इस तरह के केसेस मिल रहे हैं तो वहां पर एक बार आप पहले वही दिनचर्या वाला रूटीन ले लीजिए। वहां यदि आम का हिस्ट्री मिल गया या कफ के हेतु मिल गया तो उसका समन तो करना है। समन करने के बाद एक निरूह बस्ती, निरूह बस्ती आप पेशेंट के घर जाके दे दीजिए, या अपने क्लिनिक में एक छोटा सा यदि आपके पास व्यवस्था है निरूह बस्ती देने का तो निरूह बस्ती दीजिए, और उसके बाद तिक्त क्षीर बस्ती की कल्पना कीजिए। यदि आप निरूह नहीं दे पा रहे हैं तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि दूध और उसमें कैस्टर ऑयल, इन दोनों को मिला करके पेशेंट को दीजिए। तो जो ये दूध और एरंड तेल यदि आप दे रहे हैं, या फिर उसमें सबसे अच्छा रहता है जो मैं प्रैक्टिस में प्रयोग करता हूँ उसमें है कि एरंड का तेल, एरंड के मूल का काढ़ा और दूध, इनको सिद्ध करके इसे मैं देता हूँ, ताकि इससे बात का अनुलोमन बहुत अच्छा होता है और आम का शीघ्र पाचन हो जाता है। जब तेजी से पाचन हो गया 3 से 5 दिन देने के बाद आप वहां पे तिक्त क्षीर बस्ती का प्रयोग करें। तिक्त क्षीर बस्ती का भी जो प्रकल्प यदि आप पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मल है सुदर्शन चूर्ण लीजिए, साथ में आपको दूसरी दवा लेनी है गिलोय, और ये दोनों यदि आप 5-5 ग्राम ले लिए, 1 कप दूध, 3 कप पानी उबाल दीजिए, 1 कप बचे यानी 50 ml जब बच रहा है उसे रात को पुश करने के लिए बोल दीजिए। तो इससे क्या है कि उनके जो भी डिजनरेशन हो रहे हैं वो हील होते हैं, और काफी बिगड़ी हुई स्थिति भी यदि किसी पेशेंट की है तो वो 90 दिनों में बहुत अच्छा रिकवर हो जाता है, और वहां पे आपको ऑपरेशन की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो डिजनरेशन ऑफ बोन यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि यहाँ पे बोन का डिजनरेशन दिख रहा है, तो वहां पे पहला क्या है, पहला निरूह देना है। निरूह नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वहां पे मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से, एरंड मूल का काढ़ा और एरंड का तेल, इनका प्रयोग करिए, या एरंड का तेल और दूध का प्रयोग करिए। ठीक है, पेशेंट के अकॉर्डिंग दोनों देना है, यदि फिर थोड़ा दिखे तो उसमें मिश्री मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं, जैसा आपका कंडीशन रहता है। तो ये प्रक्रिया यदि आप वहां पे अपना रहे हैं तो डिजनरेशन ऑफ बोन में काफी अच्छा आपको वहां पे रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद एक है, यदि पेशेंट आपके पास आया मलेरिया लेकर और मलेरिया की समस्या है या चिकनगुनिया की समस्या, इस तरह की समस्या है और बहुत तेज उसे ठंड लग रही है, स्थितियां काफी चूंकि प्रारंभिक अवस्था में तो आपको ये केस मिलने को शायद ही रहे, जब केस वहां से बिगड़ा है या कहीं इधर उधर ट्रीटमेंट लेने के बाद आपके पास आए हैं, तो इसमें एक आपको सद्य वमन की जरूरत होती है। सद्य वमन देने का सबसे अच्छा तरीका है कि दही, चावल, शक्कर और घी मिलाइए, पेशेंट को खिलाइए, और खिलाने के 20 से लगभग 40 मिनट के अंदर, 20 मिनट से 40 मिनट के अंदर में पेशेंट को एक वमन करा दीजिए। वमन होने के बाद जब पेशेंट, क्योंकि ये देना इसलिए जरूरी है कि इससे शाखागत दोष जो है वो पोस्ट में आते हैं, वमन के द्वारा वो निकल जाएंगे, और निकलने के बाद अब आप यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट गिलोय घनबटी या कोई भी इस तरह का प्रकल्प अपना रहे हैं तो उसका आप प्रयोग वहां पे कराइए। ठीक है, इससे आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। तो ये दो आपका केस हो गया। तीसरा केस है कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। यदि यूट्रस आपका प्रोलैप्स कर रहा है तो वहां ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है। तो ऐसे कंडीशन जब प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो रहा है तो वहां पर आप सबसे पहले, यदि आपके पास मुस्कादी तेल है तो प्रयोग करिए, यदि नहीं है तो किसी भी कषाय रस में सिद्ध, किसी भी कषाय रस, जैसे त्रिफला है आपके पास या कोई और कषाय द्रव्य है, माजू फल है, इसमें सिद्ध किया हुआ तेल का वहां पे पीछू धारण करने के लिए पेशेंट को दीजिए, या 8 नींबू का रस निकाल लीजिए, और निकालने के बाद तिल तेल लीजिए 250 ml और इसको सिद्ध कर लीजिए, और इसको सिद्ध करने के बाद इसे दीजिए। तो इसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो जो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है वो धीरे-धीरे सेटल हो जाता है। साथ में आप यदि मेडिसिन देना चाह रहे हैं, तो जो कि देना पड़ेगा आपको, उसमें चंद्रांशु रस है और जो बल औषधियाँ हैं, जो मांस को भी बल देती हैं और सिराओं को बल देने वाली हैं, उसका आप वहाँ पे प्रयोग करिए, पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलिए, तो इससे आपको 7 दिन के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है? तो ये आपका एक प्रकल्प हुआ। इसके बाद एक और कंडीशन बनता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी है, किसी नोन या अननोन डिजीज जैसे हेपेटाइटिस है या एचआईवी है, इस तरह की डिजीज का सफरर पेशेंट है और उसे बहुत ज़्यादा थकावट आ रही है, बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया है, और कई बार पेशेंट अच्छे से डायग्नोस नहीं हो पाते हैं, या कोई ऐसी बीमारी जहाँ पे
लंबे समय से उसका सफ़र होने के बाद कमज़ोरी आई है। यदि इस तरह का पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो उसमें पेशेंट यदि ले पाए, तो अच्छा है कि जो बरगद का पेड़ है, इसका जो कोमल जो टूसा होता है, उसको हम लोग शुंग बोलते हैं, बटशृंग बोलते हैं, उसे लीजिए, दूध में पकाइए और पकाने के बाद इसका ड्रिप मेथड से, जैसे जो सलाइन लगाते हैं, उस तरह से आप बस्ती लगा करके धीरे-धीरे बस्ती दीजिए। तो ये काफ़ी बलवर्धक होता है। और यदि थोड़ा पेशेंट इस तरह का है जो उसे ले सकता है पीने में, तो उसे इसका काढ़ा भी दीजिएगा, तो बहुत जल्दी पेशेंट का बल वो बढ़ा देता है, ठीक है? इसके बाद हम लोगों को एक चीज़ और करना है कि यदि आपके पास कोई पेशेंट आया जो सीरियस केस होता है अर्टिकेरिया, सॉरी अर्टिकेरिया नहीं, विसर्प का। अब विसर्प का केस यदि है, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी जो समझदारी है वो ये है कि जहाँ से स्टार्ट हुआ विसर्प, उसके नज़दीकी किसी भी स्थान से आप रक्त मोक्षण कर लीजिए और इसके बाद से चंदन और दही का लेप लगवाइए उस जगह पे, या चंदन तेल और दही का लेप लगवा दीजिए और इसके साथ आप अपनी मेडिसिन दीजिएगा। तो मतलब विदिन आवर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। पेशेंट का दाह, जलन, वेदना सब शांत होगा। फिर आप उसके बाद दशांग लेप या जो भी प्रकल्प आप यूज़ करना चाहें करें। लेकिन फर्स्ट पंचकर्म के हेल्प से मोक्षण करके जहाँ से स्टार्ट हुआ है, उस स्थान से आप कर लीजिए, तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ठीक है? इसके बाद एक और है कि यदि पेशेंट कोई आपके पास आया जो कि अ, बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर दे रहा है, इस तरह का कंप्लेन लेकर के आ रहा है कि शैय्या मूत्र का केस है, नमतूरिया का केस है, तो इसका यदि आप चिकित्सा दे रहे हैं और यदि छोटा बच्चा है, तो ध्यान रखना है कि यदि पेशेंट आपके सेंटर पे यदि ट्रीटमेंट ले रहा है, तो वहाँ पे 30 ml उसको विडंगादी तेल यदि नहीं है तो नॉर्मल विडंग का काढ़ा, नारियल तेल या तिल तेल में सिद्ध करके रखिए, उसे उसकी एक मात्रा बस्ती, छोटी मात्रा बस्ती उसे दे दीजिए। और इसके बाद कृमि की चिकित्सा मृडंगासव पुनर्नवारी संधि इसका प्रयोग कराइए, तो शैय्या मूत्र वहाँ पे बंद हो जाता है। यदि पेशेंट में इस तरह का आपको कंप्लेन दिखता है कि उसे उसका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा हो, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो, पढ़ने में बहुत अच्छा हो, मतलब की स्मृति उसकी अच्छी हो, लेकिन उसके अंदर बेचैनी ज़्यादा दिख रहा हो, तो वहाँ पर जो विडंग का तेल है, इसका सिद्धि हम लोगों को दूध में करना होगा और उसके साथ आप दीजिएगा, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम ठीक होगी, साथ में नवजीवन उसका प्रयोग कर लीजिए। तो वहाँ पे जो ये शैय्या मूत्र की समस्या है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद है, यदि आपके पास पैरालिसिस का केस आ गया, तो पैरालिसिस के पक्षाघात के केस में हम क्या करें? देखिए, पक्षाघात में इंडिकेटेड है आपका कि विरेचन कराना चाहिए, लेकिन यदि आपका पेशेंट जस्ट का पैरालिसिस अटैक से आया हुआ है, तो सबसे पहला जो आपका कर्म है, निर्गुंडी के काढ़े से 1 बस्ती। यदि आपके पास निर्गुंडी का काढ़ा बनाने का व्यवस्था मतलब उसमें टाइम नहीं है, तो उसका फांट दे दीजिए, ठीक है? तो यदि आप फांट का प्रयोग वहाँ पे दे रहे हैं और उसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, केसर और घी मिला करके पेशेंट को नस्य कराइए। ये तो यदि आप क्रिया कर दिए, तो पेशेंट धीरे-धीरे करके सेटल हो जाता है, उसका बीपी-ऊपी भी नॉर्मल होने लगता है, उसके बाद आप आगे की चिकित्सा क्रम अपनाइए। यानी पेशेंट को स्टेबल करने के लिए आपको सबसे पहले नस्य की और एक बस्ती की ज़रूरत होती है, जो कि हम करते हैं अपने यहाँ और उसका अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसके बाद एक और केस है, जो है थायरॉइड। यदि आपके पास थायरॉइड का केस आ रहा है, तो इसमें क्योंकि अपर ट्रैक का है, तो एक वमन की आवश्यकता होगी। यदि वमन नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तो उसे रात को घी, खिचड़ी और दही खाने के लिए बोल दीजिए और अगले दिन कुंजल क्रिया करने के लिए बोलिए या मदन फल की पूड़ी उसे दे दीजिए और सजेस्ट करिए सुबह आधे कप दूध में मिला के पीजिए। तो इससे क्या होगा कि जैसे कई बार जो महिलाएँ हैं, जो वमन लेने से डरती हैं, एक ह्रस्व मात्रा में यदि मदन फल देते हैं, बिना बताए देते हैं, दवा वो खाने के बाद यदि उनका वमन हो जाता है, तो वमन तो अपना काम कर दिया, कोष्ठ शुद्धि कर दिया, क्योंकि अगले पिछले दिन हमने रात में शाखा से कोष्ठ में लाने की व्यवस्था कर दी थी। 100% ना सही 40% तो कोष्ठ शोधन हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, जो मेडिसिन यूज़ करनी है, उसमें है त्रिफला, मधु और हरिद्रा। इसका एक कॉम्बिनेशन आपको पेशेंट को देना है खाने के लिए। कचनार गुगुल, त्रिफला गुगुल जैसा अवस्था उस तरह की आप दवाइयाँ ऐड करिए। देखिए, एक वमन देना बहुत ज़रूरी होता है और दूसरी चीज़, यदि पेशेंट में टीएसएच डिस्टर्ब हो, तो टीएसएच जो डिस्टर्ब होता है,
उसके लिए आपको नस्य की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो यदि TSH लेवल बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे हमें शमन नस्य का प्रयोग करना है और जहाँ TSH लेवल कम है, तो वहाँ पे हमें अदरक सोरस का या इस तरह का कोई भी तीक्ष्ण सोरस का हमको प्रयोग करना है, नस्य के रूप में। इससे क्या फ़ायदा होता है कि वो एक तो वो फिर TSH का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाएगा और TSH के ठीक हो जाने से क्या होता है, क्योंकि रिवर्स मैकेनिज्म में तीसरे T4 का सिक्रीशन बढ़ा हुआ है, तो ये भी स्टेबल रहता है। यानी TSH डिस्टर्ब है, तो नस्य पे काम करना है और T3 T4 डिस्टर्ब है, TSH का यदि लेवल आपका ठीक आ रहा है, TRH डिस्टर्ब आ रहा है, तो वहाँ पे नस्य और नहीं तो यहाँ पे कंठगत रोगों की चिकित्सा। और यदि इस तरह का नहीं है तो एक वमन देने के बाद से इसके लिए हमको देना है त्रिफला, हरिद्रा और मधु का कॉम्बिनेशन और एक नस्य उनको या प्रतिमर्श अणु तेल का या किसी का बता के भेजिए, तो धीरे-धीरे करके ये हो जाता है, ठीक है? इसके बाद एक चीज़ और देना है, यदि पित्ताश्मरी का केस आ गया, पित्ताश्मरी का केस यदि बहुत बड़ा है तो सर्जरी के लिए भेज दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन यदि हल्का है, बहुत छोटा है या पेशेंट आपके पास आया कि डॉक्टर एक बार ट्राई कर लीजिए, यदि कुछ होता है तो ठीक, नहीं तो फिर हम जाएँगे सर्जरी के लिए जाएँगे। तो वहाँ पे पहले तो अश्मरी भेदक औषधियों का प्रयोग करिए और इसके बाद से कुटकी और पत्थर चट्टा, ये 3 दिन तक आप उसको इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा के दे रहे हैं, 2-2 ग्राम या 3-3 ग्राम दोनों को अलग-अलग करके देना है। तो इससे क्या होगा कि फिर जो पित्त का रेशम भी होता है, कई बार पेशेंट को हल्का मरोड़ होता है। यदि मरोड़ हो रहा है, तो नाभि पर हींग का लेप करवाइए और इसके बाद तीसरे 3 दिन देने के बाद से नींबू दीजिए। इससे क्या होता है कि पेशेंट का पित्त का रेशम होके कई बार निकल जाता है और काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैं कैंसर हॉस्पिटल में रहा और वहाँ मैंने सबसे ज़्यादा केस देखे इसी से कि गॉल ब्लैडर की पथरी फिर समय से ट्रीटमेंट ना होने पे वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। इसलिए मैं ये बोलता हूँ जब ये डायग्नोज़ हो जाए, तो आप इसका 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक ट्रीटमेंट यदि आप ले रहे हैं, आपको उपशम मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है तो ठीक, वरना आप किसी करा लीजिए, ठीक है? इसके बाद एक चीज़ और, यदि कोई पेशेंट ऐसा आपके पास कंप्लेन लेकर के आ रहा है कि डॉक्टर साहब मैं लंबे समय से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और ट्रीटमेंट लेने के बाद मेरा ब्लड हमेशा कम रहता है, एनीमिया रहता है, इस तरह का यदि कंप्लेन पेशेंट लेकर के आ रहा है और यदि आप देख रहे हैं कि लंबे समय से उसको बी कॉम्प्लेक्स या आयरन इन वो टैबलेट आया हुआ है, तो यदि इस तरह का कंप्लेन है, तो वहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहला कि पेशेंट कहीं गैस की दवा तो लंबे समय से नहीं लिया, एक ये और दूसरा मज्जा धातु की दृष्टि ध्यान में लेना है, कि मज्जा धातु यदि ठीक है पेशेंट का, तो सही, यदि वहाँ की थोड़ी-सी भी विकृति दिख रही है, तो पहले मज्जा धातु का हमको ट्रीटमेंट देना है और पंचकर्म सेंटर आप यदि चलाना चाह रहे हैं या पंचकर्म की छोटी भी ओपीडी है, तो मज्जा सिद्ध तेल एक आपके पास होना चाहिए और ये बहुत आसान है, बनाने बहुत ईज़ी है। आप इसको बनाने के लिए मज्जा लाइए, मज्जा यानी बकरी की हड्डी लाइए, ताज़ा उसको तोड़िए, तोड़ के उसको बॉयल करिए और फिर उसको तेल में सिद्ध कर लीजिए। इस तरह से मज्जा सिद्ध तेल बनेगा आपका और इसका प्रयोग आपको देने से खून बढ़ने लगता है। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट को प्रमेह इत्यादि के भी लक्षण यदि रहते हैं साथ में और यदि उसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे हमको किडनी को भी ट्रीट करना, ठीक है? क्योंकि इरिथ्रोपोएटिन डिस्टर्ब होता है कई बार बोन मैरो डिस्टर्ब होता है। जब आयरन और मल्टीविटामिन्स ये सब लेने के बाद भी पेशेंट का यदि वहाँ पे बढ़िया ब्लड नहीं बन रहा है या बनने के बाद कुछ समय बाद फॉल कर जा रहा है तो, ठीक है? इसके बाद एक चीज़ और है कि यदि पेशेंट का आँतों की गड़बड़ी आ गई, यानी आँतों में लंबे समय से टाइफाइड रहने के चलते आँतें कमज़ोर हो गई हैं या ग्रहणी की बीमारी लंबे समय तक रहने से समस्याएँ आ रही हैं, तो वहाँ सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम सूत्र के अनुसार बकरे की अतड़ियों को अच्छे से साफ करके उससे तेल सिद्ध करिए और फिर इसका प्रयोग आप कराते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, आधा किलो आप उनकी आँत को लीजिए बकरे की, 2 लीटर पानी लीजिए, 2 लीटर तेल लीजिए और उसको पका लीजिए। पक जाए, जब तेल आपके पास बच गया उसे छान लीजिए और छानने के बाद उसमें त्रिफला, मुस्ता, हरिद्रा ये सब प्रक्षेप द्रव्य मिला करके इसका संधान कर लीजिए। ये आपका इंटेस्टाइन के लिए ज़बरदस्त है। यदि कहीं भी डिजनरेशन दिख रहा है या लंबे समय से ग्रहणी के कारण पेशेंट का इंटेस्टाइन कमज़ोर हो गया, तो वहाँ पर इसका आप प्रयोग करिएगा, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसकी मात्रा बस्ती देनी है, ठीक है?
जहाँ भी मैं तेल बता रहा हूँ और कोई कर्म नहीं बता रहा हूँ तो अनुवासन या मात्रा, तो ओपीडी में हमेशा मात्रा बस्ती देना है, क्योंकि इसका व्यापक नहीं होता है। पेशेंट ट्रीटमेंट लेने के बाद अपने घर तक जा सकता है, या उसे रात में लेने के लिए सजेस्ट कर दीजिए, ठीक है? इसका व्यापक नहीं आता है। इसके बाद एक और कंडीशन है, इसको बोलते हैं विल्सन्स डिजीज। इसके केस हमारे पास कुछ आए और हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट दिया है, जहाँ पे ट्रीटमेंट, चूँकि डायग्नोसिस तो आप लोगों को पता है, या कई बार प्री डायग्नोस्ड केस होता है, और यदि ये अब आपके पास आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लेने के लिए आए हैं, तो इसमें निर्गुंडी का जो चूर्ण कल्क है, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको 25 ग्राम की मात्रा में आप ले लीजिए, और इसके साथ में आपको आंवला चूर्ण लेना है, और अर्क के पत्ते, श्वेत अर्क के 15 पत्ते, 25 ग्राम निर्गुंडी चूर्ण का कल्क ले लीजिए, और आप आंवला चूर्ण 150 ग्राम, सेंधो आधा से 1 ग्राम आप लीजिए, और गोघृत आपको लेना है आधा केजी। इसको अच्छे से पकाइए, और पकाने के बाद घृत सिद्ध कीजिए, और इस घृत को पेशेंट को दीजिए, तो ये विल्सन डिजीज में काफी अच्छा रिजल्ट देता है, और बहुत जल्दी जो से कॉम्प्लिकेशन है वो रिजॉल्व होने, ठीक है? तो ये आपका एक बेसिक प्रकरण। अब एक चीज और हम बात करते हैं कि यदि आपके पास पेशेंट आया, और पेशेंट आने के बाद कोई यदि डायग्नोसिस नहीं बन पा रही है प्रॉपर, क्योंकि स्टार्ट ये सेशन जो है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी वेल डिफाइंड है ये। इसका उद्देश्य ही है उन लोगों के लिए जो अभी रिसेंट के आयुर्वेद फील्ड में आए हुए हैं या स्टूडेंट हैं। यदि आप डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे हैं कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन सा दोष से बढ़ा हुआ है, तो नॉर्मल दिनचर्या लीजिए, और दिनचर्या लेने के बाद से एक कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ आपको, वो है सूंठ, अतीस, नागरमोथा, एरंडमूल। इसका कॉम्बिनेशन बना के काढ़ा पेशेंट को दे दीजिए 3 से 5 दिन तक। इससे क्या होता है कि ज्यादातर जो विकृतियां होती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि पेशेंट आपके पास आया ओपीडी में और आप कंप्लीट डायग्नोस नहीं कर पा रहे हो, तो ये कॉम्बिनेशन यदि आप दे रहे हैं, तो इससे 2 फायदे होंगे। पहला, अग्नि बल बढ़ेगा, वात का अनुलोमन होगा, ठीक है? तो वात का अनुलोमन हो रहा है, और चूंकि एरंडमूल है और उसमें पाचक द्रव्य हैं, तो इससे दोषों का पचन भी होता है, तो पेशेंट को कुछ रिलीफ तो होगा, और तब तक आप 2 दिनों में अपनी डायग्नोसिस तैयार कर सकते हैं। और ये जो क्रम है ये काफी लाभप्रद होता है, लगभग हर तरह के कंडीशंस में ये काम करता है। इसको आप और अच्छा बना चाहते हैं, 10 मूल मिला लीजिए के साथ, ये कॉम्बिनेशन यदि आप देते हैं, तो इससे पेशेंट को एक तो फायदा होगा, और ये हर तरह की बीमारी, चूंकि जलोढ़ शामक है तो हर तरह की बीमारी, वातानुलोमक है, वात का इसमें प्रतिलोम सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो दोष हैं उनको, सॉरी, जो वेग है उसको लोग रोकता है, और ये एक नॉर्मल हैबिट्स बन गए हैं, तो इसको डिसॉल्व करने के लिए ये काफी कारगर है। और तब तक आप पेशेंट के बारे में सोच सकते हैं, और उसकी समस्याओं के बारे में पढ़ सकते हैं, या अपने सीनियर से राय ले सकते हैं, या अपनी मीमांसा खुद कर सकते हैं, और फिर आप अगले बार उनको उनके कंप्लीट दोषों के अनुसार आप ट्रीटमेंट दीजिए। तो ये कॉम्बिनेशन आप वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद एक चीज और है कि यदि आपके पास पेशेंट इस तरह का आ रहा है जो काफी लंबे समय से प्रतिश्याय या सर्दी खांसी की समस्या लेकर आ रहा है, जो कि एलर्जेटिक है, और वो बार बार अपना ये समस्या दे रहा है, तो वहां पर आपको उसे नॉर्मल चीज श्रीखंड में मरीच मिला करके देने के लिए प्रिस्क्राइब करिए। तो ये देखने में तो ये सब चीजें बहुत सामान्य है, श्रीखंड और आप काली मिर्च मिला के लेने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये सब काफी इफेक्टिव होते हैं। और कई बार आपके रिलेटिव यदि इस तरह के हैं, तो उनको तो निश्चित बता दीजिए, क्योंकि वहां पेशेंट ठीक होगा, और आपको यश ही मिलने वाला है, ठीक है? इसके बाद एक कंडीशन और, हाँ, एक कंडीशन और है कि यदि कोई पेशेंट, महिला गर्भावस्था में है, और गर्भावस्था में होने के बाद उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद आपके पास यदि वो आई है ट्रीटमेंट, या हो सकता है आपकी वो पड़ोसी हो, यदि इस तरह कंडीशन में आपको बुलाया जा रहा है, तो आप उसमें क्या मैनेज करिएगा एज अ आयुर्वेद फिजिशियन? तो वैसे कंडीशन में आपको 50 ml की एक मात्रा वस्तु देनी है, ठीक है? यदि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह रहा है, और कई बार तो मैनेजमेंट लेने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद, मॉडर्न ट्रीटमेंट चलता है लोगों का, तो वहां पे वो कम ही नहीं हो पाता है, वैसे कंडीशन में आपको एक मात्रा वस्तु 50 ml की देनी है। सहस्त्रादि का दीजिए, तिल तेल का दीजिए, या नारियल तेल का दे दीजिए, ठीक है? दूसरा कंडीशन है कि प्रेगनेंसी के दरमियान पैरों में स्वेलिंग आ जाता है,
पाद शोथ हो जाता है। यदि पैरों में स्वेलिंग आ रहा है पेशेंट का, गड़बड़ी है, तो वहां पर आपको नीरू बस्ती का प्रयोग करना होता है देवदारू पुनर्नवा मधु के साथ। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि 0 से लेकर के 3.5 महीने तक हम लोगों को नीरू बस्ती गर्भवती महिला को नहीं देना है और 8वें महीने में नहीं देना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। इसके बीच में यदि आता है तो आप उसको नीरू बस्ती और अनुवासन बस्ती का क्रम या एक नीरू बस्ती देकर भी उसको समन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका अभी मैंने बेसिक पंचकर्म की कुछ चीजें बताई हैं। इसमें बहुत सी चीजें और हैं, लेकिन हम लोगों का समय कंप्लीट हो रहा है, तो हो सकता है कि हम लोग नेक्स्ट सेशन शायद रखें। ठीक है, इस चीज के बारे में फिर देखा जाएगा। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि यदि बहुत खास तरह का एक कॉम्बिनेशन है ओबेसिटी को लेकर के, कि यदि पेशेंट आपके पास ओबेसिटी का आ रहा है, और जो आज के डेट में बहुत कॉमन है, हर जगह मिल रहा है, और लोग आयुर्वेद में पूछ देते हैं कि यार आयुर्वेद में मैं ओबेसिटी का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, और क्या ले रहे हैं, तो सुबह उठ के मैं 4 गिलास पानी पी रहा हूँ, और इस तरह के मैसेज भी हैं बहुत सारे, या गर्म पानी में मैं शहद मिला के पी रहा हूँ, नींबू मिला के पी रहा हूँ। तो आपको एज अ आयुर्वेद चिकित्सक पहले तो इसको स्टॉप कराना है, क्योंकि किसी भी अवस्था में यदि आपका बॉडी गर्म है या आप किसी गर्म इन्वायरमेंट से एक्सपोज हो रहे हैं, तो वहां पर आपको पेशेंट को शहद नहीं देना है या खुद भी नहीं प्रयोग करना है। तो गर्म पानी साथ ले रहे हैं तो नुकसान होने को है। दूसरा होगा क्या नुकसान, क्रम से रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र का वहां पे क्षय होने लगता है। तो रस का क्षय हुआ, समझ में नहीं आएगा, रक्त का क्षय हुआ, समझ में नहीं आएगा, मांस का क्षय दिखने लगता है, तो पेशेंट को लगता है कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, लेकिन फिर आगे मज्जा अस्थि सब का क्षय होगा तो आर्थराइटिस कॉज हो जाता है, या कई बार बड़ी बीमारी के साथ आ जाती हैं। तो आपको आयुर्वेद चिकित्सक होने के लिए के साथ साथ ये दायित्व है कि जेन्युइन और 100% जो ऑथेंटिक आयुर्वेद है वही आपको पहुंचाना है। ठीक है, दूसरा कि यदि आपके पास पेशेंट आ रहा है वेट लॉस के लिए, तो हम क्या दें, ये है। तो देखिए, लघु आहार तो देना ही देना है, ये कॉमन है। और फिर जो हम लोगों के सूत्र बताए गए हैं, जैसे यौ देना है, और जो भी खाने पीने की चीजें हम लोग के शास्त्र में वर्णित है वो देना है। एक मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ आपको कि त्रिफला, असन, चित्रक और हरिद्रा, इतने इंग्रेडिएंट को समान मात्रा में लेकर के लोहे किसी बर्तन में काढ़ा बनवाइए, और काढ़ा बनाने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें शहद मिलाकर पीने के लिए बोलिए। ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा काम करता है कि लगभग महीने दिन के अंदर में 3-4 केजी वेट रिड्यूस करा है। ठीक है, अब बशर्ते पेशेंट बहुत हाई कैलोरी ना ले, जैसे मटन या बहुत ज्यादा मांस रस का सेवन है, बहुत वृहण आहार विहार नहीं ले रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन से 3 से 4 केजी वेट लॉस होते हुए हमने कई बार पेशेंटों में देखे हैं। ठीक है, शहद की मात्रा पेशेंट के अकॉर्डिंग आप बढ़ा घटा सकते हैं, जैसे आप 4 चम्मच 6 चम्मच तक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या है, पेशेंट इसे नहीं ले पाता है प्रॉपर, तो आपको इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपने तैयार किया है 100 ml, तो उसको 25-25 ml का 4 भाग में बांटिए, और फिर उसमें पानी मिलाकर शहद के साथ आप दे सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मैं फिर बता रहा हूँ, त्रिफला, असम, चित्रक, हरिद्रा। लेकिन बॉयल कहाँ करना है इसको, लोहे के बर्तन में। ठीक है, एल्युमिनियम नहीं चलेगा। ठीक है, एक ये कॉम्बिनेशन। दूसरा एक कंडीशन है, चूंकि सौभाग्य है आयुर्वेद वालों का कि इनको 2 ही कंडीशन में पूछा जाता है। एक, या तो बीमारी असाध्य हो गई है, जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है मॉडर्न के द्वारा, तो वैसे कंडीशन में पूछा जाएगा भाई तुम्हारे आयुर्वेद में कुछ है। हाँ, दूसरा, या तो बीमारी के प्रति पेशेंट ही खुद लापरवाह है, तो प्रारंभिक चिकित्सकों से इसी तरह के केस पूछे जाते हैं। तो यदि आपके पास इस तरह का केस आए, जहां पर आप देख रहे हैं कि पेशेंट का जॉन्डिस है, जॉन्डिस बिलिरुबिन काफी बढ़ गया है, स्थिति काफी नाजुक है, और वैसे कंडीशन में आपसे यदि पूछा गया कि या पेशेंट कई बार कोमा में चला जाता है, जॉन्डिस जैसा कंडीशन बना हुआ है, लीवर फेल हो रहा है, वहां पे यदि आपसे पूछा गया कि आप आयुर्वेद में क्या करोगे इसके लिए, या कुछ कर सकते हो तो करो, तो वैसे कंडीशंस के लिए एक मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा, उसका प्रयोग कराना है। और दूसरा, यदि पेशेंट मूर्छा में है, तो सबसे पहला आपका काम है कि जुगुलर से उसका रक्त मोक्षण कर लीजिए। कई बार पेशेंट एनीमिक हो जाते हैं, उनका खून 8 ग्राम या 7 ग्राम इस तरह का होता है। यदि आपका 8 ग्राम तक है, तो आप वहां से थोड़ी मात्रा में, नहीं ज्यादा, 10 ml 15 ml वहां से एक रक्त मोक्षण आप करिए,
और उसके बाद से जो दूसरा कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ, इसको मुहुर-मुहुर देना है, बार-बार देना है और पेशेंट ज़्यादा नहीं ले पा रहा, मानिए कि आपका 20 एमएल 30 एमएल नहीं ले पा रहा, तो आधा चम्मच, 1 चम्मच ले रहा है यदि पेशेंट जैसे एसाइटिस का कंडीशन बन गया या फिर कई बार हेपेटाइटिस क्रॉनिक हो गया और वहाँ पे सिरोसिस डेवलप होने लगा और फिर इस तरह का कंडीशन यदि आपके पास आ रहा है, तो उसमें यदि पेशेंट लेने लायक है, तो इसकी मात्रा दीजिए। नहीं ले रहा है या स्थिति उसकी बहुत नाजुक है, तो मुहुर-मुहुर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में देना है इसको। ये है त्रिफला का नींब का अंतस्थ छाल, ठीक है? त्रिफला, फिर पटोल, हरिद्रा, वाशा, गुड़ची, शारीवा, त्रिवित्त यानी काली वाली, भूमि आंवला, गंभारी, वाला, कृष्णपर्णी और यष्टिमधु। ये सारे ड्रग आप ले लीजिए। जो आपके यहाँ अवेलेबल हो पा रहा है ताज़ा, उसे लीजिए और ताज़ा यदि अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको कहीं से आप मँगा लीजिए। इसका काढ़ा तैयार करना सब बराबर मात्रा में लेना है। बराबर मात्रा में लेने के बाद जितनी औषधि हो रही है, उसके अपने जो कषाय कल्पना है, उस हिसाब से काढ़ा बनाइए। काढ़ा तैयार करने के बाद पेशेंट को 20 एमएल से शुरू कीजिए। पहले 20 एमएल दीजिए, उसके बाद से फिर धीरे-धीरे इसको बढ़ाते जाइए, इसकी मात्रा 100 एमएल तक आप ले जा सकते हैं। और इस क्वाथ में एक चीज़ और करना है, प्रक्षेप मिलाना है। प्रक्षेप क्या होगा? शिलाजीत, मधु और पिप्पली, ठीक है? शिलाजीत, मधु और पिप्पली। हाँ, कई बार क्या होता है कि डायबिटीज़ का भी पेशेंट है, तो भी यहाँ पे मधु की मात्रा थोड़ी कम करके मधु मिला देना, ठीक है? बाकी उसके लिए मैनेजमेंट चलता है और कब देना है, लेकिन ये दीजिए, इससे क्या होगा कि जो बहुत बिगड़ा हुआ अवस्था यदि है, यहाँ पे एसाइटिस डेवलप हो गया, सिरोसिस हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है, वहाँ भी हलीमक या आपका कुंभक आंवला का कंडीशन है, वहाँ भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा और एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। इसके साथ आप और भी कल्पनाएँ ऐड कर सकते हैं, पर ये मेरे क्लिनिक में कइयों बार का ट्राई किया हुआ है। हेपेटाइटिस के कंडीशन में मैंने बहुत बार इसको दिया है और हर बार मुझे अच्छा रिजल्ट आया है। मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये कॉम्बिनेशन मुझे निराश किया हो। इसलिए मैंने सोचा कि ये नए चिकित्सकों के पास मैं शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इसको ज़रूर व्यवस्था कर लीजिए और आप इसका प्रयोग करिए, ठीक है? इसके बाद एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि पेशेंट का हमेशा खाने के क्रम को हमेशा निर्धारित रखना है कि जब आपको भूख लगे तब खाइए। दूसरा, आज के डेट में दूसरी बीमारी जो सबसे ज़्यादा मुझे देखने को मिल रही है, वो है एंगर का। एंगर सप्रेशन या एंगर कि मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इस तरह के कंडीशन और फिर इस कंडीशंस के साथ आपका रक्त दृष्टि या कई बार महिलाओं में मेंसेस के प्रॉब्लम ये आते हैं और जब उनके फैमिली वालों से या हस्बैंड से जब बात की जाती है कि इनके नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, इनकी प्रकृति कैसी है, तो पता चला कि इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, ये हर बात में इरिटेट हो जाती है। तो इसका एक सबसे आसान प्रकल्प है कि क्रोधात् पित्तम, क्रोध से पित्त की विकृति होती है और विरेक पित्त हरनाना और विरेचन पित्त के लिए सबसे बेस्ट है। तो ये प्रकल्प आप याद रखिए, यदि एंगर ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है, ठीक है? तो वहाँ आपको यदि इसके साथ एक और शानदार चीज़ है कि यदि पेशेंट को गुस्सा आया, गुस्सा एक्सपोज़ हो गया, दिख रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पर आपको ये फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है। क्रोधात् पित्तम और विरेक पित्त हरनाम, तो आप मृत्यु विरेचन आप दीजिए। तो जो प्रॉब्लम वो लेकर के आई हैं, चाहे वो प्रॉब्लम मेंसेस का हो, चाहे वो एंजाइटी का हो, हेडेक का हो, हेयर फॉल का हो, उसमें उपशम मिलता है, ठीक है? दूसरा, यदि क्रोध है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन गुस्सा एक्सप्रेस नहीं होता, ठीक है? पेशेंट अपने दुःख को, अपने गुस्सा को कभी किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करता। तो यदि इस तरह का है, तो वहाँ पर आपको वमन देना है। वहाँ पे कभी भी किसी व्यवस्था में आपको विरेचन नहीं देके वमन देना है। यानी पेशेंट का आप और ये कब होता है कि जब या तो आपके फैमिली मेंबर हो या वैसा पेशेंट 2 या 3 सिटिंग आपके पास आया है, तो आप उसकी प्रकृति को अच्छे से समझ पाइएगा, तो वहाँ आप इस चीज़ को प्रयोग करिए। पेशेंट को यदि गुस्सा है और गुस्सा एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, दबा ले रहा है, यहाँ तक कि उसके साथ रहने वाले भी नहीं पता कि उसको गुस्सा है, वो इस घूँट को पी रहा है, तो इस तरह के पेशेंट यदि आपके पास आ रहे हैं, तो उसमें आपको वमन, लघु वमन या आप अच्छा प्रशस्त वमन, दोनों में से जो आपको प्रकल्प हो, आप इसे करिए और साथ में कफ शामक नस्य देना है, ठीक है? और तीसरा एक कंडीशन होता है जिसमें गुस्सा है पेशेंट को, लेकिन तुरंत मान जाए। गुस्सा है, तुरंत मान जाए, पहला। और दूसरा कि गुस्सा है और क्रोध आने के बाद पेशेंट
जैसे इस तरह का एक्सप्लेन करता है कि मैं ये कर देता क्रोध में, लेकिन नहीं किया क्योंकि इस तरह का एक्सक्यूज, कोई भी एक्सक्यूज बता दे, जैसे कि मैं को मार देता लेकिन नहीं मारा क्योंकि कोई ये आदमी खड़े थे या लोग क्या कहते हैं, इस तरह का। तो ये बात हो रहा है। तो यदि बात के साथ एग्रावेशन आपका आ रहा है तो वहां पे आपको विरेचन या मात्रावस्थी का प्रकल्प देना है। ये तीनों मेंटल सिम्टम्स पे हैं और काफी अच्छे काम करते हैं। और इसके साथ यदि आप कोई भी सिम्टम्स लेकर के आया हुआ हो, तो यदि ये मानसिक लक्षण मिल रहे हैं, तो कई बार क्या है आज के डेट में कि मानसिक लक्षण ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए शारीरिक लक्षणों की तुलना में। तो यदि ये क्लियर आपका हो रहा है तो यहाँ आप बेसिक पंचकर्म अप्लाई करके रिजल्ट बहुत अच्छा ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज हम लोग इसको अब क्लोज करते हैं। जी सर, आपने बहुत ही अच्छे से कैसे ओपीडी लेवल पे हम लोग पंचकर्म कर सकते हैं और प्रैक्टिकल जो भी फॉर्मूला रहते हैं वो बताए कि हम किन किन व्याधियों में कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं। और सर हम लोगों के साथ जुड़े हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार, जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। सर देश के प्रसिद्ध कैंसर सर्जन में से एक है और सर को आयुर्वेद प्रेम है और सर पूरी दिनचर्या और ऋतुचर्या पूरी फॉलो करते हैं और सर ने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का पूरा अच्छे से अध्ययन किया है। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अनुभूति ट्रस्ट का निर्माण हुआ है वो सर और डॉक्टर अंशुमन कुमार और वैद्य आनंद पांडे जी के मार्गदर्शन में हुआ है। तो ये आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच में हम लोग सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसका निर्माण हुआ है। तो जी सर धन्यवाद सूर्या। मुरली मनोहर मृत्युंजयम इनका वैद्य जी का नाम है। नाम ही इतना मनमोहक है आपका। जब मैंने क्रिएटिव देखा तभी मैंने कहा था मैं इस कार्यक्रम में जरूर जुड़ूंगा। वैद्य सूर्या ने इजाजत दे दी तो मैं पूरा कार्यक्रम आपका सुन रहा था, शुरू से सुना। अद्भुत है जो आपने आज बताया, अद्भुत है। मैं यही कह सकता हूँ कि हमारे एलोपैथ में, मॉडर्न मेडिसिन में हिस्ट्री टेकिंग जिसको कहते हैं, उस पर आपने जितना जोर दिया है, अफसोस की बात है मॉडर्न मेडिसिन में आजकल जो डॉक्टर निकल रहे हैं, हिस्ट्री टेकिंग उनका ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है। मतलब मरीज से बात करके उनके लक्षण को उनसे कहलवाना ही, जिसमें आपने बड़ी अच्छी बात कही कि लोकल लैंग्वेज में बात करो, जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो वहां की भाषा में क्या बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मॉडर्न मेडिसिन दर्द को पेन कह के काम चला लेता है। अगर लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं, जैसे पूर्वांचल से हैं, तो परपराना, टिस्टिसाना और मरोड़ना, इस तरह के अलग पेन से आप हिस्ट्री से ही समझ जाते हैं कि इसको एक्चुअली क्रैम्पी पेन है, कॉलिकी पेन है, एब्रेसिव पेन है, प्रिकिंग पेन है। मतलब डिफरेंशिएट वहीं से होना चालू। तो ये बहुत अच्छी बात कही है और जो भावी वैद्य हैं वो इसको सुने और इस पे अमल करें। दूसरा आपका अप्रोच मुझे बहुत ही उत्तम लगा। उत्तम इसलिए मैं कह रहा हूं कि आयुर्वेद में आमतौर पे क्या मैं ऐसा कह रहा हूं इसलिए ऐसा मान लो, आपका अप्रोच बिल्कुल ऐसा मुझे नहीं लगा। आपने T3, T4, TSH, TRH तक की बात कही, आपने ब्रेस्ट के लंप की बात कही, उसमें भी आपने कहा कि गॉल ब्लैडर स्टोन है, अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हो सकता है गॉल ब्लैडर कैंसर की संभावना हो, इसको निकलवा दो। यही पूरा ध्येय है कि आयुर्वेद एलोपैथ को कैसे सामंजस्य स्थापित करें। एलोपैथ जो कर रहा है उसमें जहां कमी है उसको आयुर्वेद से कैसे हम सीखें, आयुर्वेद में जहां जरूरत है सर्जरी की या ऐसी चीजों की उसको कैसे करें। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। ब्रेस्ट वाले इसमें मॉडर्न मेडिसिन में भी देखा जा रहा है और आयुर्वेद, अफसोस बस आयुर्वेद का रिप्रेजेंटेशन हिंदुस्तान में क्वालिफाइड वैद्य नहीं कर रहे हैं, या आपको भी मालूम है व्यापारी लोग कर रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि वो हर ब्रेस्ट लंप को, इनफैक्ट मैं कैंसर सर्जन हूं, कैंसर लंप को, कार्सिनोमा ब्रेस्ट को वो कुछ कुछ दे के उलझा के रखते हैं। उसको बिल्कुल न मरीज की हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, जांच तो छोड़ दीजिए, दूर की बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसको आप लोग कैसे इसका प्रतिनिधित्व आगे बढ़ाएं। और आप जैसे बिहार में काम कर रहे हैं, पिछली बार पुणे से वैद्य जुड़े थे, उसके पहले उधर से साउथ से जुड़े थे, हर जगह से लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग जुड़े। एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ के इसका प्रतिनिधित्व बहुत ही एविडेंस बेस्ड, और हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ना एलोपैथ से झगड़ा है न किसी से झगड़ा है। हम अपनी लकीर को, जो सनातन शाश्वत भारत की परंपरा धरोहर है आयुर्वेद, उसको हम सिर्फ बता दें कि ये है। और इनफैक्ट विदेशों में भी मैं बोलने लगा हूं कि ये सामंजस्य पॉसिबल है। आप लड़ाई की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं,
गलत किसी को मैं नहीं ठहरा रहा हूँ कि आयुर्वेद गलत है कि एलोपैथ गलत है। मैं कह रहा हूँ मिल को तो देखो, जिसमें बहुत सारे उदाहरण में देता हूँ कि हाइपरटेंशन के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, लेकिन एड्रेनलिन जो बढ़ा, क्यों बढ़ा उस पर आपने बात नहीं की। क्या पेशेंट का स्ट्रेस लेवल है, क्या दिनचर्या है, इस पर आपने बात नहीं की। तो सिमिलरली कार्डियक प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक होता है, गॉल स्टोन होता है, बहुत सारे कैंसर ऐसे सुलझे हैं जिसमें गॉल ब्लैडर कैंसर, कार्सिनोमा ओवरी और ब्रेस्ट कैंसर खास करके मैं देख रहा हूँ। जो आपने बताया, जो महिलाएं स्ट्रेस में रहती हैं और जिसको दबा के रखती हैं स्ट्रेस को, ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी। ये मेरा ऑब्जर्वेशनल है, हमारे मेडिकल साइंस में नहीं है, कार्सिनोजेनेसिस थ्योरी में नहीं है, लेकिन उनकी जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ तो उनकी लाइफस्टाइल सो कॉल्ड बड़ी अच्छी थी। अल्कोहल, टोबैको, जो भी कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हम जानते नहीं था, लेकिन हिस्ट्री कुरेदते 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 मेरी आदत है बहुत देर तक हिस्ट्री में बातचीत करने से, उसको मरीज को पता नहीं चलता मैं हिस्ट्री ले रहा हूँ, तब वो मरीज और मरीज के रिलेटिव बताने लगते हैं, हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, सुबह कुछ अगर घटना हो गई, छोटी मोटी घटना, दूध उबल गया, चूल्हे पे गिर गया, उस पे मेड पे चिल्लाई और पूरे दिन इसी पे क्रिप करते रहेगी। इस तरह से छोटी घटना को लेके अंदर इमोशन को, भावना को, नेगेटिव इमोशन को दबा के रखती। ऐसे में मैंने देखा है कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर, कार्सिनोमा ओवरी और ब्रेस्ट कैंसर की तादाद ज्यादा है। तो मैं विनती के साथ मुरली मनोहर साहब आपसे कहूंगा कि कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसका प्रतिनिधित्व कीजिए, आगे ले चलिए कि धरोहर को साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की गई थी, अब सारे वैद्य जुड़े हैं, व्यापारी इसका प्रतिनिधित्व न करें, मेरी यही आपसे एक विनती है। और दूसरी एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आमतौर पर एलोपैथ के डॉक्टर जब एमबीबीएस करते हैं तो डिग्री में डॉक्टर लिख दिया जाता है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग डॉक्टर लिखने लगते हैं। मैं एमआरसीएस एडिनबरा से मैंने किया, जो पहले एफआरसीएस कहा जाता था, एमआरसीएस पिछले 20 सालों से बदल गया उसका नाम। तो उस पर ऑप्शन आता है जब एमआरसीएस क्वालिफाई करते हैं कि आप क्या लिखना चाहते हैं प्रीफिक्स में, डॉक्टर या मिस्टर, क्योंकि रॉयल कॉलेज एडिनबरा में ये सिस्टम था कि एवरीवन इज डॉक्टर एक्सेप्ट सर्जन। सर्जन अपने आप को मिस्टर कहते थे, वी आर सुपीरियर देन डॉक्टर। तो ऑप्शन आता था, तो मैंने अपना ऑप्शन मिस्टर दिया था। तो इंग्लैंड में मेरा नाम मिस्टर अंशुमान कुमार ही है। तो मैं आप लोगों से एक विनती करूंगा कि डॉक्टर तो आप हैं, लेकिन आप वैद्य मुरली मनोहर लिखें तो बड़ा, मुझे पता नहीं क्यों गर्व की अनुभूति होती है। वैद्य सुन के ही मुझे लगता है कि ये कुछ वैसे हैं शाश्वत वाले, हमारे ऋषि मुनि के डिसेंट को लेके चल रहे हैं, और ये एक गरिमा का अनुभव मिलता है मुझे। डॉक्टर तो सभी लोग जानते ही हैं, डॉक्टर मैं भी हूं, लेकिन मैं कभी नहीं लिखता हूं, इस पे लिखा हुआ आ रहा होगा, कभी मैं कहीं डॉक्टर नहीं लिखता हूं, अंशुमान कुमार सीधा सीधा लिखता हूं। तो वैद्य आप लोग लिखिए तो और मजा आ जाएगा कि आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से, संगठित तरीके से करें। और मुझे पूरा विश्वास है पूरे विश्व में हम दिखा सकते हैं आयुर्वेद में जो दम है, प्रिवेंशन से लेके ट्रीटमेंट तक, इसको सिर्फ हमें स्लोली मर्ज करना है एलोपैथ के साथ, और रिजल्ट बहुत चेंज हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी मुरली मनोहर जी कुछ कहना चाहते हैं? सर, हम लोग पूरी कोशिश हो गई था कि जो जेन्युइन आयुर्वेद है, जो हम लोग खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जो हमारा शास्त्र में इंडिकेशन है, उसको हम लोग लेकर के समाज में भी आए और जितना हो सके समाज को दे करके जाए, ताकि जो जेन्युइन आयुर्वेद जो रूप है इसका, जो विकृत नहीं है, वो आपके पास है, सबके पास है एकदम। क्योंकि हमारा भी यही है कि मूल रूप में लाना है, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग में आप देख रहे हैं, जैसे ट्रेंड होता है मार्केट ट्रेंड, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसमें हमें उतरना पड़ेगा बिना मूल को नष्ट किए। जब तक इस पे नहीं उतरेंगे तो लोगों तक रीच नहीं होगा तो आयुर्वेद को वही लोग समझेंगे किचन के मसाले तक आयुर्वेद सीमित है, या वहां से निकलेंगे तो पतंजलि के काउंटर पे जाके और रंगीन नीली पीली बॉटल ले लेंगे, समझ लें आयुर्वेद ये है। आयुर्वेद ये नहीं है। इसको बताने के लिए अब हमारे पास प्लेटफॉर्म है, अलग अलग जगह से लोगों को जोड़िए और सब अपना अपना काम करते रहें अपनी अपनी जगह। सिर्फ अपने समय का 10% निकालें कि संगठित होके हम समझा सकें कि आयुर्वेद क्या है। तो मैं पक्की बात कहता हूँ एलोपैथ के डॉक्टर भी इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कहाँ कहाँ हम खाली हैं हमें पता है। तो इसको सुनियोजित तरीके से कीजिए और इसमें बहुत बड़ी जनसेवा होगी।
छोटी चीज नहीं है। कई चीजों को असाध्य कह दिया जाता है हमारे साइंस में, और मैं देखता हूँ कि वो असाध्य है ही नहीं। जब मैं आयुर्वेद के नजरिए से देखता हूँ तो लगता है असाध्य नहीं है। और आपको मैं बताऊं, एक दिन मैं वैद्यानंद पांडे से पूछ रहा था कि कोई तरीका है कि मैं अब बीएमएस कर सकता हूँ, कुछ ऐसा हो सिस्टम तो बताइए। तो उन्होंने कहा सर आयुर्वेद के लिए बीएमएस करना जरूरी नहीं, आपके पास ऑलरेडी बहुत डिग्री है, आप जो कर रहे हैं वही बहुत है। तो आप लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, आप लोग चलिए एलोपैथ की तरफ से मेरे साथ जितने डॉक्टर जुड़े हैं वो इंटरेस्टेड हैं। अब इसको बिना लड़ाई के, हमें किसी से लड़ना है ही नहीं, बिना लड़ाई के जो मूल है, जो ओरिजिन है, उसको हम उठा के लेके आए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुरली जी, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंशुमन जी, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया और मार्गदर्शन दिया।